हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्री 2023 का प्री वाला क्वेश्चन पेपर। देखो जी, ये बात कही जा रही है कि बहुत टफ था। तो मैंने अभी तक 20 क्वेश्चन देखे हैं, तो ये पाया गया कि जो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट सेम लेवल था जो पिछली बार का था। तो जो यूपीएससी का अपना स्टेटस है उस हिसाब से ही क्वेश्चन सेट किए गए थे, और अगर क्वेश्चन इजी आ जाए कभी कभी तो उसी हिसाब से मेरिट भी क्या है बहुत हाई चली जाती है। तो अगर आप की तैयारी यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपने अपनी तैयारी की है, सिलेबस पढ़ा है और उस हिसाब से एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपना ब्रेन यूज करके क्वेश्चन टिक किए हैं, तो लेवल सेम सा है जो पहले रहता है। मतलब 20 क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा। तो अधिक बातें करने की बजाय हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखो जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दी, 3 स्टेटमेंट दे दी। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट वाली ढूंढनी है हमने। ठीक है जी। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। झेलम रिवर, ये अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये सही है। वुलर लेक किस नदी से बनी है? झेलम लेक रिवर से। सही बात है, इसका मतलब एक तो सही हो गया, तो नन वाला ऑप्शन तो उड़ गया, ये तो हो नहीं सकता, एक तो सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। कोलेरू लेक भी इंपॉर्टेंट लेक है, तो अगर आपको पता होगा तो ये आपके कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। इसके ऊपर है गोदावरी रिवर और नीचे है कृष्णा रिवर, और गोदावरी और कृष्णा दोनों अपनी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इस लेक को फीड करते हैं। किसके द्वारा? ट्रिब्यूटरी के द्वारा। तो ये जो शब्द है ना डायरेक्टली, ये गड़बड़ पैदा कर रहा है यहां पर। डायरेक्टली फीड्स, ठीक है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली नहीं फीड करती, आप मैप में भी देख लेना, इस लेक से काफी दूर से गुजरती हैं और इनकी ट्रिब्यूटरी फीड करती है। ये कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन को डिफरेंस करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे से। इसको आपने जरूर फोकस करना। तो कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड नहीं करती कोलेरू लेक को, तो ये हो गया गलत। तो बाई चांस आपको नहीं भी पता तो आप इसको अभी स्टार लगा कर रखना, क्योंकि हम थोड़ा पैटर्न भी समझेंगे, हम थोड़ा अपनी अप्रोच भी डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में हमने कैसे चलना है। आगे चलते हैं। मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। तो कंवर लेक, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, ज्यादा टफ हो गया। कंवर लेक है आपकी बिहार में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ऊपर। 2020 में इसको अपना रामसर वाला टैग मिला था साइट का, तो पर आप 2023 में इसको इतना याद नहीं रख पाओगे। ठीक, 3 साल पहले वाला टैग जो मिला था, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया आम जनता के लिए। जो तो बिहार साइड से है, बेगूसराय से है, वो तो इसको टक टिक कर लेंगे। तो फैक्चुअली ये सही बात है। ये देखो, हम पढ़ लेते हैं। जो कंवर झील है वो क्या है, बेगूसराय के नॉर्थ वेस्ट पर है, और ऑक्सबो लेक है। ये ऑक्सबो लेक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो मेंडर करती है, तो जो मेंडरिंग ऑफ रिवर से बनती है। तो कौन सी रिवर? बूढ़ी गंडक रिवर, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी आपने याद रखना है अपनी तैयारी के दौरान कि जो जो टॉपिक है ना, उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, जो जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसको जरूर पिक करना। देखिए, बूढ़ी गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। अच्छा जी, इन द जियोलॉजिकल पास्ट, तो इसका मतलब तीसरे वाला सही हो गया। तो ये डायरेक्टली वाला थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड था, इसलिए ये पॉइंट हो गया गलत। तो हमारे 2 सेंटेंस हो गए सही, तो 2 स्टेटमेंट है सही, ओनली 2। आंसर हो गया इसका बी। आगे चलते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स को देखो, ये पोर्ट दिए हैं आपको और उसकी खासियत बताई है। पहला है जी कंवर राजा पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। इस क्वेश्चन की अप्रोच आपने ऐसे समझनी है कि सारे हमने रट्टे नहीं लगाने। जब आप जीएस पढ़ते हो तो उसमें जब पोर्ट का पोर्शन आया तो जो फर्स्ट पोर्ट है, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी वाला पोर्ट है, चाहे वो इंडिया का पहला पोर्ट है, चाहे वो इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, क्योंकि इस टॉपिक पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पिछली बार कंडला पोर्ट के ऊपर आया था, तो आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है।
इसका मतलब पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो इसी बार फिर पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो कुछ अनहोनी तो हुई नहीं है। तो अगर आपने पढ़ाई की है तो आप पाओगे कामराजार जो पोर्ट है तमिलनाडु में, वो क्या है, ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट है, ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट। इसका मतलब ये वाला पोर्ट इंपॉर्टेंट था। अगर कोई प्राइवेट वाला पोर्ट है, कॉर्पोरेट वाला पोर्ट है, वो यही है कॉर्पोरेट वाला। और कामराज पोर्ट लिमिटेड फॉर्म्ड अंडर द कंपनी, फॉर्म्ड एज ए कंपनी, ये कंपनी है अंडर द कंपनी एक्ट। ठीक, तो ये तो बात सही होगी। फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, तो ये बात सही होगी। मुंड्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया का सबसे पहला और बड़ा प्राइवेट वाला पोर्ट कौन सा है। तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ना, तो वो क्या है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है। ये वाला फैक्ट पहले हम ये उठाते हैं। मुंड्रा पोर्ट इज इंडिया से फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है, ये पहला प्राइवेट पोर्ट है मुंड्रा पोर्ट। ठीक है जी, और ये प्राइवेट वाला लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। ओके, ठीक है, तो इस हिसाब से प्राइवेट का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट मुंड्रा पोर्ट हो गया जी। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ये देखो, अगर आपने पढ़ा है ढंग से आप पाओगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वाला है जो पोर्ट, वो क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है ना, कहां पर है, वेस्टर्न कोस्ट में। तो ये वाला तीसरे वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो कितनी स्टेटमेंट सही होगी, ओनली 2 पेयर्स सही है जी। तो आपने मन में बना लेना, पोर्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो ढंग से पढ़ना है आपने। इसके फर्स्ट कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है, कंपनी वाला कौन सा है, लार्जेस्ट कंटेनर कौन सा है, ईस्ट कोस्ट पर कौन सा है, वेस्ट कोस्ट पर कौन सा है। ठीक, ये सारे आपने पढ़ने हैं। आगे है जी, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। इन वृक्षों की बात हुई है, 3 वृक्ष दे दिए आपको। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस। देखो, 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन ऐसे ही, उसमें आपको मोरिंगा दिया था और 1-2 पेड़ दिए थे और ये बता दिया गया कि इनमें से डेसिडुअस कौन से हैं। तो एनसीईआरटी में भी ये चीजें आती हैं, जब आप टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट ये सब पढ़ते हो तो उसमें ट्रीज की वैरायटी आती हैं। तो उसको ऐसे ही आपने स्किप नहीं कर देना, उसको पॉज करके थोड़ा गूगल पर देखना है वो वाले पोर्शन को, और खुद भी अपने आसपास के पेड़ों को देखना है। ये देखिए, पहले बात आती है जैक फ्रूट की। कटहल का पेड़ क्या है, एवरग्रीन पेड़ है। तो जिसके घर के आसपास लगा है उसको ज्ञान होगा, हाँ भी इसके पत्ते सदा ही हरे रहते हैं। इसके ऐसा नहीं कि ये पूरे पत्ते इसके कभी जड़ जाएं। ये डेसिडस नहीं है, ये क्या है, एवरग्रीन है। ठीक, जब आप पढ़ोगे तो साथ वाली नॉलेज भी ले लेना। कहां पर पाया जाता है, वेटलैंड ट्रॉपिक्स। ठीक, और ट्रॉपिकल एशिया में, ऐसे ऐसे आपने और चीजें भी इसको पढ़ लेनी है। तो ये क्या है, पहले वाला तो हो गया गलत, ये डेसिडस नहीं है, एवरग्रीन है। उसके बाद है जी महुआ और टीक। टीक मतलब सागवान, महुआ भी इधर बिहार साइड में पेड़ होता है। तो इसकी आपने गूगल पर फोटो देख लेनी है। तो ये दोनों क्या है, डेसिडस। तो कितनी स्टेटमेंटें सही होगी, ओनली 2। इसका भी आंसर क्या है, बी। पहले वाला गलत, दूसरा और तीसरा सही। तो ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही आया हुआ है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखो। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। इनमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है, इसको आपने जरूर देखना है। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपने वहां पर झांसे में नहीं आ जाना, इसलिए देख लेना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देख लिया जी। अब ना ये अगर आपने जीएस जब ढंग से पढ़ी है, प्रिपरेशन की है, तो ये लाइन बार बार आती है। इंडिया का चाइना के साथ जब कंपेयर होता है ना एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो यही बात आती है कि इंडिया के पास एरेबल एरिया ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। ठीक, जहां पर खेती होती है वो एरिया इंडिया के पास ज्यादा है, पर चाइना की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इंडिया से। ये लाइन आपने मेंस में भी लिखनी है कि इंडिया का एरेबल लैंड चाइना से ज्यादा है, पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है काफी कम है। देखो, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, सही हो गया जी। द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, ये बात गलत है। क्योंकि आप जरा देखो,
जैसे मैं भी अपने दोस्तों से बात करता था जो झारखंड साइड के थे, बिहार साइड के थे, तो वो बताते हैं कि हमारे पास जमीनें हैं पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो इंडिया का हमको पता है 60% अभी भी हम क्या है रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये कॉमन सी बातें हैं। और दूसरा कि चाइना वालों ने अपना इरिगेशन सिस्टम इतना इंप्रूव कर लिया है कि इंडिया से काफी ज्यादा है, उन्होंने सिंचाई की सुविधाएं अच्छी सी प्रोवाइड की हुई है। तो इंडिया का इरिगेटेड एरिया ज्यादा नहीं है, चाइना का ज्यादा है, ये बात होगी। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना, ये भी क्या है गलत, चाइना की ज्यादा है हमारी कम है। तो एक बात आई ना, मैंने पहले कहा हमारे पास लैंड ज्यादा है पर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो कितने इसमें से सही हो गए, ओनली 1। ये फैक्ट आपने याद रखना है, मेंस में भी लिखने के काम आएगा। तो ये भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे आओ जी। Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level? B. sea level बार बार फॉल हुआ है, कभी चढ़ गया कभी फॉल हुआ, ठीक है, मतलब फॉल हुआ, रिपीटेड फॉल हुआ सी लेवल, गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, जिसके कारण आज के दिन का एक्सटेंसिव मार्शलैंड बन गया। बहुत ज्यादा एरिया क्या है, दलदल वाला एरिया है, ठीक है जी। अब जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे, आपने भितरकनिका सुना है, सुना है, रन ऑफ कच्छ सुना है, सुना है, आपने ये शायद 2 वाले ना सुने हो, नो प्रॉब्लम। अब बात ये आती है कि एक तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जब थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो देखोगे कि रन ऑफ कच्छ क्या है, दलदल वाला एरिया है, दलदल वाला एरिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको टिक कर दो, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल के कारण बना हुआ है जो, ओके। अब ये बात है कि रन ऑफ कच्छ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस किसी ने भी तैयारी की है वो रन ऑफ कच्छ के बारे में जब पढ़ेगा तो वहां का कौन सा एक डोंकी की वैरायटी है बहुत फेमस, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वहां पर क्या है आपका बन्नी ग्रासलैंड्स हो गया, वहां की भैंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां की एक ट्राइबल कम्युनिटी जो भैंसों को चराती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। वहां चीर बाती एक मीथेन का गैस लाइट से निकलती है रात को, वो इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब जब आपने रन ऑफ कच्छ इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, ये अपने आप में बहुत जरूरी टॉपिक है, तो उसमें ये बात आएगी क्या कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कई हजारों साल पहले, रन वाज ए शैलो आर्म ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की क्या है शैलो आर्म, शैलो आर्म मतलब जो इतनी गहरी नहीं है, ये थी। फिर क्या हुआ, लैंड अपलिफ्ट कॉज्ड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस, जब टेक्टोनिक फोर्सेस जमीन के अंदर की प्लेटें हिली तो क्या हुआ, ठीक, जब इस एरिया की लैंड ऊपर उठ गई। देन क्लोज्ड ऑफ द कनेक्शन विद द सी, तो सी के साथ इसका कनेक्शन कट गया, ठीक है जी। क्रिएटिंग ए वास्ट लेक दैट वाज स्टिल नेविगेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ये क्या है अपने आप में एक झील बन गई, तो धीरे धीरे पानी सूख गया होगा, है ना, तो क्या है ये मार्शलैंड बन गया। तो कहने का मतलब अगर आपने रन ऑफ कच्छ को डिटेल में पढ़ा है तो आप ये पाओगे कि हाँ भी इस क्वेश्चन का आंसर डी ही है, पर क्योंकि हमने एग्जाम की तैयारी करनी है इसलिए आपने बाकी वाले ऑप्शन का मतलब भी पढ़ लेना है। देखो मराकनम साल्ट पैंस कहाँ है, जहां पर साल्ट बनाया जाता है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है जी। तो कैसे कहां फॉर्म हुआ है, लो लाइन कोस्टल एरियाज में फॉर्म हुआ है, वेयर सी वाटर इज अलाउड टू इवेपोरेट, ठीक है ना, वहां पानी जमा कर लेते हैं और पानी उड़ जाता है तो हम साल्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल के कारण नहीं बना, हमने खुद आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया है बाय यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग सी वाटर, तो ये वाला कारण नहीं है, ठीक। इसी प्रकार दूसरे जो दिए हैं उसको आपने पढ़ लेना है। तो देखो इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India, इंडिया के क्वेश्चन कोस्टल एरिया में ये वाले 2 मिनरल पाए गए, ठीक है जी। आर रिच सोर्सेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इससे हमें क्या मिलता है, तो ये करंट अफेयर्स का है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए भी, हाँ भाई कौन कौन से मिनरल्स हमारे यहाँ पाए गए हैं, उससे क्या कौन सी हमें धातु वगैरह मिलेगी जिससे हम इन फ्यूचर हमारा क्या है फायदा होगा। तो ये देखिए ये टाइटेनियम, देखो इल्मेनाइट क्या है ये, टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड मिनरल होता है, ठीक है ना, तो इससे टाइटेनियम मिलता है, इंपॉर्टेंट ओर ऑफ टाइटेनियम, ठीक है ना। इल्मेनाइट और रूटाइल से हमें
टाइटेनियम मिलता है, और टाइटेनियम आपको पता है कि काफी यूजफुल है, यूजफुल एलिमेंट है। तो पेंट में, इंक में, फैब्रिक में, प्लास्टिक में, पेपर, सनस्क्रीन, फूड, कॉस्मेटिक, इस सब में यूज होता है टाइटेनियम। तो ये क्या है, अगर आपने करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ा है तो क्या क्या इंडिया में क्या क्या माइनिंग के क्षेत्र में क्या क्या हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, किस एरिया में हमारा फ्यूचर ब्राइट है, तो ये क्या है, उससे क्वेश्चन लिया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो गया, ज्योग्राफी का भी हो गया, ठीक, इकोनॉमी का भी कह सकते हैं, साइंस टेक का भी कह सकते हैं। चलो इतना डीप नहीं जाना हमने। तो ये है टाइटेनियम का सोर्स, ठीक है जी। आगे है जी अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट। अगर हम विश्व की बात करें, कोबाल्ट की बात करें तो 4 में से 3 हिस्से, अबाउट 3/4 मतलब कितना हुआ जी, 75%। ए मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन तो है, पर ये काफी न्यूज में था। होता क्या है ना कि हम अपनी इकोनॉमियों को इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, बिजली से चलने वाली हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन लेकर आएंगे, ठीक, ताकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो, ठीक है जी। पर इसके लिए क्या है, बैटरी की कॉस्ट कम हो, बैटरियां बनानी है। तो बैटरियां बनाने के लिए हमको कोबाल्ट चाहिए। क्या हमारे पास कोबाल्ट है? अगर नहीं है तो हमने किससे लेना है? तो उसमें ये बात थी कि हाँ भी वर्ल्ड का 4 में से 3 मतलब 3/4 कोबाल्ट है, वो एक इस देश में है। इस देश से आपसे कुछ कंट्रीज पूछ ली गई हैं भी, उनमें से पूछा गया कि हाँ भी बताओ कोंगन बेसिन का कौन सा पार्ट है ये कंट्रियों में से। तो देखो ये कोंगो बेसिन आ गया आपका सारा, तो आप पाओगे नाइजीरिया भी पार्ट नहीं है, साउथ सुडान पार्ट नहीं है, युगांडा पार्ट नहीं है, पर ये कैमरून वाला देश पार्ट है किसका, कोंगो बेसिन का। पर अगर आप मुझसे पूछो तो अगर आपको एग्जैक्ट मैप नहीं याद तो वहां तुक्का नहीं मारना, इस क्वेश्चन को स्किप करके आना है, ठीक, क्योंकि अगर आप तुक्का मारोगे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपके नेगेटिव होने के आसार ज्यादा हैं। तो आप अधिकतर टिक करके आओगे हाँ हाँ भाई नाइजीरिया में जंगल है जी, तो नाइजीरिया ही पार्ट होगा कोंगो बेसिन का। तो ऐसे दिमाग से लगाकर आओगे तुक्के तुक्के तो फेल होने के चांस है, गलत होने के चांस है, तो इसको स्किप कर देना आपने। आगे चलते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो जी, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। तो जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा है ज्योग्राफी, सह्याद्री है साउथ में, अमरकंटक है आपके इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एरिया में, विंध्या भी मध्य प्रदेश में है, पर सह्याद्री क्या है, साउथ की वेस्टर्न घाट का पार्ट। तो ये क्या है, गलत हो गया, ठीक है जी। बिलीजीरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। अब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो वहां पर ये बात आती है कि सतपुड़ा रेंज वगैरह की ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, ऐसे ऐसे आपको पता होने चाहिए। तो मान लो आपको नहीं भी पता, इसको स्किप कर दो। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का साउदर्न मोस्ट पार्ट शेषाचलम हिल्स है। ये शेषाचलम हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पाओगे कि ये वाले हिल्स आर हिली रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न घाट इन साउदर्न आंध्र प्रदेश स्टेट। तो ये कहीं किसी ना किसी तरह से करंट अफेयर्स में ये न्यूज में था, ये वाले हिल्स। तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट में है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो ये क्या है, वेस्टर्न में नहीं है, वेस्टर्न में नहीं है ये, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा जी, आपकी अब बात आती है बिलीजी रंगन हिल्स। क्या है जी, ये कौन सी है, इज द ओनली फॉरेस्ट ईस्ट ऑफ द मेन वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस इन द सेंट्रल साउदर्न पेनिनसुला। ठीक है ना, ये वेस्टर्न घाट में है, ये वाली हिल्स वेस्टर्न घाट में है। तो ये साउथ सतपुड़ा रेंज कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में। तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। तो आंसर क्या हो गया, नन, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपने ना जो अपनी मेन हिल्स है आपने अंदाजा लगा लेना है कि हिल्स कौन कौन सी है, उनका ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट कौन कौन सा है। सारे के सारे नहीं रट्टे लगाने, पर अगर आपको मेन भी पता हो ना तो काफी अंदाजा हो जाता है। पर कोशिश करो मेन हिल्स का ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जरूर याद करो, नॉर्थर्न साउथर्न पार्ट जरूर याद करो।
वो ईस्टर्न घाट में है या वेस्टर्न घाट में है, ऐसे ऐसे आपको पता होना चाहिए। यही है ज्योग्राफी की तैयारी। सिंपल एक बुक आपने पढ़ ली, अपने मन को कह दिया कि हाँ मैंने तैयारी कर ली, ऐसे बात नहीं बनती। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी, सड़कों की बात करें, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखो। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। अब देखो, जिस किसी ने भी तैयारी की है तो जब उसने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पढ़ा कि हमने ईस्ट और वेस्ट को मिलाना है, ऑलमोस्ट किसी भी नोट्स में, हर बुक में ये टॉपिक जिसने भी कवर किया है ये बात लिखी होती है। पर अगर आपने तभी वहां याद करना है इसका ईस्ट वाला कौन सा है, इसका वेस्ट वाला कौन सा है। तो इसका ईस्टर्न था सिलचर और वेस्टर्न था पोरबंदर। तो ये वाला क्या हो गया, गलत। ये अगर किसी ने भी बेसिक से तैयारी की है तो उसको पता होगा, ये वाला पॉइंट हो गया गलत। ठीक है जी। जो ट्राइलेटरल हाईवे है हमारा, ट्राइलेटरल हाईवे भी काफी न्यूज में था। वो किसको कनेक्ट करेगा, इंडिया, म्यांमार और आगे थाईलैंड को। तो ये वाला प्रोजेक्ट है। पर अब जब आपने पढ़ना है तब आपने ये पढ़ना है कि इंडिया का कौन सा शहर और थाईलैंड का कौन सा शहर एंड में। तो इंडिया का मोरे इन मणिपुर ये तो ठीक है, पर चियांग माई इन थाईलैंड ये सही नहीं है। तो थाईलैंड में क्या था इसका, माई सॉट था, माई सॉट। थाईलैंड में कौन सा पॉइंट था जहां पर एंड पॉइंट ईस्टर्न मोस्ट, माई सॉट। तो ये वाला क्या हो गया आपका, चांग माई नहीं था, माई सॉट था। ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा जी, आगे बात आती है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना, कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कनमिंग इन चाइना। जब आपने इस कॉरिडोर को पढ़ा तो आप पाओगे वहां पर वाराणसी नहीं था, वहां क्या था, कोलकाता था। ठीक, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। तो एक हिसाब से ये क्वेश्चन टफ भी है, पर अगर आप बेसिक सी चीजें हैं तो अगर आपने उस चीजों का ध्यान रखा है, हाँ भी ईस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, वेस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट कौन सा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, नन। ठीक है जी, ये यूपीएससी का लेवल ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट देखो जी, स्टेटमेंट 1 कहती है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, हमारे पास यूरेनियम के डिपॉजिट हैं, मोनाजाइट सैंड वगैरह, जहां और भी इंडिया के पास यूरेनियम के, मोनाजाइट तो शायद थोरियम हो गया ना, चलो एनीहो, इंडिया के पास यूरेनियम के डिपॉजिट हैं, ये बात कही जाती है। जब भी कभी भी आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे तो ये बात आती है, हमारे पास यूरेनियम के डिपॉजिट हैं। डिपेंड्स ऑन, बट हम फिर भी डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ज्यादातर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किससे करते हैं, कोयले से। ये बात सही है। आपको पता है कि 70% हम बिजली कहां से लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, कोयले से। ये बात सही होगी। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात है कि जब भी हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा तो वहां ये बात आती है कि जो हमारा यूरेनियम है उसमें 238 होता है यूरेनियम जनरली, तो उसमें 235 चाहिए हमको, कम से कम 3% के करीब, 3, 5, 7 इतने परसेंट के करीब हमको क्या चाहिए, यूरेनियम 235। ठीक है, तो अगर जिसने भी ये चीजें पढ़ी हैं, ये देखो यूरेनियम 235 हमको आइसोटोप कितना चाहिए, एटलीस्ट 3.5 से 5% तक। ओके, अब आप कहोगे सर भी जो 60%, 3.5%, 10%, क्या हम इतने परसेंट याद रखें, नहीं, सभी याद नहीं रखने, पर ये यूरेनियम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, बार बार आ रही है आपके स्टडी में, उसको जरूर याद रखना है। तो और दूसरी बात है, जहां कौन सा 7%, 8%, 9% पूछा है, जहां सीधा 60% पूछ लिया है, 60% बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी थी। ओके जी, आगे चलते हैं जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स क्या होते हैं ना, कि ऐसे जीव जो जब बर्थ देते हैं अपने बच्चे को तो वो बच्चा पूरी तरह डेवलप नहीं होता, तो फिर वो बच्चे को अपनी उन्हीं के ना पेट के पास ऐसे थैली होती है,
तो उस थैली में अपने उनके ही शरीर के में एक थैली सी बनी होती है, तो उस थैली में अपने बच्चे को रखते हैं ताकि पूरी तरह बच्चा डेवलप हो जाए। जैसे कंगारू है मार्सुपियल्स, ठीक है जी, कंगारू है मार्सुपियल्स जो अपने बच्चों को अपने ही ऐसे गोद में एक थैली बनी होती है उसमें रखते हैं। और भी एक दो वैरायटियां हैं मार्सुपियल्स की, पर ये है एक कैटेगरी, ठीक, जिसमें बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी को अपने एक शरीर की थैली में रख लेते हैं जीव। तो मार्सुपियल्स की एग्जांपल होगी कंगारू। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है ना। अब ये बातें आई थी, करंट में चल रही थी, देखो जी कलकत्ता के किसी जू में मार्सुपियल्स पाया गया, कंगारू देखे गए, तो क्या इंडिया में कंगारू होते हैं, ऐसी कुछ करंट अफेयर्स में न्यूज थी। तो उसमें ये बात आई कि नेचुरली इंडिया में मार्सुपियल्स नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नेचुरली इंडिया में मार्सुपियल्स नहीं होते, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो आपने तभी उसको लिख लेना था, तो ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है जी। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रीडेटर्स। कहां होते हैं? ओनली इन माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ी वाले ग्रासलैंड में, जिनका कोई प्रीडेटर नहीं होता, जिनको खाने वाला कोई और नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कंगारुओं की बात करें तो वो खुले मैदानों में भी पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये पहाड़ी एरिया के घास में पाए जाते हैं। ओनली वाला शब्द एक्सट्रीम हो गया, तो ये वाला पॉइंट वैसे भी क्या हो गया फिर इस हिसाब से गलत। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, सी आंसर है। ओके जी, तो यहां देख लो थोड़ा फैक्ट, मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं और इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते, ठीक है जी। आगे है जी इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, जो हमारी इन्वेसिव स्पीसीज होती है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती है, जो एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो इन्वेसिव करती है, अटैक करती है, वहां की लोकल स्पीसीज की पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। तो इसके ऊपर एक ग्रुप बनाया है जो क्या करता है, दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटाबेस, जो ग्लोबल की इन्वेसिव स्पीसीज है उसका डाटा तैयार करता है। बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ठीक। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने बनाया है, UNEP ने बनाया है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने बनाया है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने बनाया है। तो ऐसे क्वेश्चन हर साल एक आधा आता ही आता है क्वेश्चन, तो अगर आप अपने दिमाग से इसको आंसर करने लग जाओ ना तो गलत ही करोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार इन्वेसिव स्पीसीज के ऊपर है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के साथ भी संबंधित हो सकता है, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट के ऊपर जो ग्रुप सा है, इस कमीशन है, इसका हो सकता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हो सकता है। तो अगर हो सकता है कि चक्कर में पड़ोगे तो आप गलत हो जाओगे। तो अगर आपको आता है तो ऐसे काम जनरली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना, तो इसने बनाई है ये संस्था। आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो रहने दो, ठीक। तो ये वाला आंसर है ए, ठीक है जी। आगे है जी कंसिडर द फॉलोइंग फौना, जीव की बात हो रही है, फौना। लाइन टेल्ड मकाकू इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है मेंशन, जो स्पेसिफिकली इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इधर उधर से पूछा गया है। मालाबार सीवेट, ठीक, मालाबार सीवेट एक छोटी सी बिल्ली से, छोटी सी ना बिल्ली के साइज की कुछ होती है, ये देखो फोटो देख लो, मालाबार सीवेट ये वाला। और तीसरा है सांबर डियर, ठीक है जी, सांबर का हिरण। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। नॉक्टर्नल का मतलब नॉक्टर्नल मीन वो अपना शिकार रात को करते हैं, ज्यादातर मोस्ट एक्टिव कब होते हैं, सूरज छिपने के बाद। तो देखो जी सांबर डियर की बात करें तो डियर तो दिन में अपना चारा खाते हैं ना, तो ये क्या हुए, डियर क्या हुए हमारे दिन वाले, तो ये तो आंसर नहीं है। हमने नॉक्टर्नल देखना है जो रात को एक्टिव होते हैं, ये गलत हो गया। लाइन टेल्ड मकाकू, मकाकू ये है आपका जो होता नहीं है, लंगूर की वैरायटी होती है, तमिलनाडु साइड उधर पाया जाता है, साउथ में, इंपॉर्टेंट है काफी ये भी। इसकी इससे संबंधित और भी जो फैक्ट है ना वो आपने तैयार रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्टली मैंने बताया। तो मकाकू की बात करें तो देखोगे कि लायन टेल्ड मकाकू, लंगूर वगैरह ये क्या है, जनरली दिन में एक्टिव होते हैं, ये भी क्या है, डाइजर्नल है। डाइजर्नल का मतलब
एक्टिव एक्सक्लूसिवली इन डे लाइट आवर्स, दिन में एक्टिव होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बात आती है मालाबार सिवट की। सिवट होता है ये वाला ऐसा जानवर होता है, ये देखिए आसपास फोटो में भी क्या है, अंधेरा है, तो ये रात को एक्टिव होता है, तो ये क्या है, नॉकटर्नल है। तो आंसर क्या है, ये 2 वाला सही है। तो हमने नॉकटर्नल निकालना था, आंसर क्या है, ओनली वन सही है, ए आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए वैगल डांस परफॉर्म करते हैं, क्यों, ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड। तो वो एक डांस करते हैं, उस डांस के हिसाब से वो अपने साथियों को बता देते हैं कि फूड किधर है। ठीक, अच्छा जी, अब आंसर देखते हैं। बटरफ्लाई हो सकती है, ड्रैगन फ्लाइज हो सकती हैं, हनी बीज हो सकती हैं, वास्प हो सकते हैं। तो देखो जी, ये ना टेक्निकली इसका आंसर है हनी बीज। देखो जो वैगल डांस वगैरह है, इसकी आपने वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पर, 1 मिनट की वीडियो से आपको समझ लग जाएगा कैसा डांस होता है, कैसे ये डायरेक्शन बताते हैं अपने साथी मधुमक्खियों को। पर एक बात आपने याद रखनी है कि इस क्वेश्चन से ही जाहिर है कि क्वेश्चन रिलेटेड है झुंड से। झुंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो झुंड में उड़ते हैं, है ना, तो फिर अपने खाने की तरफ जाते हैं झुंड में। तो झुंड में अगर कॉमन सेंस है तो हनी बीज ही आती हैं, मधुमक्खियां। तो इसको आपने यूट्यूब पर वीडियो देख लेनी है। तो आंसर है हमारा हनी बीज, मधुमक्खियां। अच्छा जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो क्या है स्टेटमेंट, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कुछ मशरूम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, सही है बात, होती है भाई, ठीक है जी, मशरूम की ऐसे होती होगी, हर एक कुछ ना किसी जड़ी बूटी की, किसी न किसी पेड़ पौधे की कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जनरली होती ही हैं, टिक करो इसको। सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, मतलब हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हमें फायदा देते हैं। अगर मान लो किसी को टेंशन है तो टेंशन रिड्यूस करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। सम लिखा है तो हाँ भी हो सकता है, तो उसको टिक कर दो। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, कुछ मशरूम से हम कीड़े को मारने के लिए दवाइयां बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, सम है, ठीक है जी। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, मीन वो रोशनी निकालते हैं, चमकते हैं रात को, ये भी है, सही है। तो जनरली ऐसी स्टेटमेंटें होती है ना जो, तो पिछले कुछ सालों से पाया गया है कि जो साइंस टेक से रिलेटेड ऐसी बातें हैं वो सारी की सारी क्या है, सही होती हैं। ठीक, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी की सारी करेक्ट है, ठीक है जी। तो आज इतना ही रहने देते हैं जी, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया जी, नमस्कार।